हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 4 इंग्लिश बुक ग्रेड 10 से। इसकी शुरुआत एक्टिविटी से करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, प्लानिंग योर कैरियर इज नॉट एन इजी टास्क। आपको जीवन में आगे क्या आप चाहते हैं बनना, उसको चुनना कि हम क्या बने, क्या करना है, ये इतना आसान काम नहीं है। However, we can reduce the burden by proper choice. लेकिन अगर हम सही डिसीजन लें, सही चीज चुने, तो हम अपने जो बोझ है उसको कम कर सकते हैं। If we do what we love to do, the journey becomes a smooth, ongoing process towards success. अगर हम वो काम करें जो हमें करना पसंद है, तो हमारी जो सफलता है उसको हासिल करने का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। The following diagram shows the important factors in choosing a career. अब आपके यहाँ पर बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जो आपको काफी हद तक उन फैक्टर्स के बारे में बताएगा जिससे आपको मदद मिले और आप अपने कैरियर को आसानी से चुन पाए। Now discuss with your partner which one of these factors you considered important. अब आपको इन फैक्टर्स को अपने जो साथ का पार्टनर है उसके साथ डिस्कस करना है और फिर ये डिसाइड करना है कौन सा फैक्टर ज्यादा अहम है। ये एक तरह की कैरियर डेवलपमेंट साइकिल दी है जिसमें अचीवमेंट्स, एबिलिटीज, स्किल्स, इंटरेस्ट, पर्सनल स्टाइल, फैमिली, वैल्यूज, गोल्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने कैरियर को चुनने में आसानी होगी। अब अपनी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। स्टीवन पॉल जॉब्स वाज एन अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर। स्टीवन पॉल जॉब्स जो हैं 1955 से 2011 तक एक अमेरिकन आईटी एंटरप्रेन्योर थे और इन्वेंटर थे। एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन जो होते हैं। He was a co-founder, chairman and CEO of Apple Incorporated. And the CEO and investor of Pixar Animation Studios and a member of the Walt Disney Company Board of Directors. ये co-founder थे, chairman थे, CEO थे Apple Incorporation के। दूसरा CEO और investor थे Pixar Animation Studios के, साथ ही साथ member भी थे Walt Disney Company Board of Directors के। Jobs is widely acknowledged as the pioneer of the microcomputer revolution of 1970s and 1980s along with the Apple co-founder Steve Wozniak. जॉब्स जो हैं उनको जो जाना जाता है कि वो जो है एक पाइनियर थे। किस चीज के? माइक्रो कंप्यूटर जो रिवॉल्यूशन हुआ 70s और 80s में, साथ ही साथ एप्पल के को फाउंडर थे जो स्टीव वोजनाइक, उनके साथ। This speech delivered by Steve Jobs to the graduating students of the Stanford University on June 12, 2005 is one of his best speeches till date. ये जो स्पीच आपको बताई जा रही है इसको स्टीव जॉब्स ने कहा था जो स्टूडेंट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुए थे उनके सामने 12 जून 2005 को, और अब तक की ये सबसे बेस्ट स्पीच मानी जाती है उनकी। The finally crafted speech providing incredible success tips is simple, emotional, motivational and has all the elements that connect deeply to the reader's soul. उनकी वो जो स्पीच थी उसके जो शब्द थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सक्सेस है उसको हासिल करने के लिए जो उनकी टिप्स बताई उन्होंने, वो बहुत ही सिंपल, इमोशनल, मोटिवेशनल यानी कि आपको इंस्पायर करने वाली थी और उसमें हर वो चीज़ थी जो पढ़ने वाले की जो आत्मा है उसके साथ एक तरह से उसको जोड़ती है। अब अपना चैप्टर देखते हैं। यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव। आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू टुडे एट योर कमेंसमेंट फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज। मैं आज अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो शुरुआत है उसमें मैं आपके साथ हूँ, और ये जो शुरुआत हो रही है ये सबसे फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज जो मानी जाती हैं उनमें से एक है। I never graduated from college. मैंने कभी भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया। Truth be told, this is the closest I have ever gotten to the college. अगर सही कहा जाए, सच्चाई बताई जाए, तो शायद मैं आज पहली बार है कि मैं कॉलेज में हूँ। Today I want to tell you 3 stories from my life. आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां बताना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं। That's it. बस। No big deal. इससे ज्यादा और कुछ नहीं। Just 3 stories, सिर्फ 3 स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। सबसे पहली स्टोरी है जो डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको जोड़ना। आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months, बट देन स्टेड अराउंड एज ड्रॉप इन for another 18 months
and so before I really quit. So why did I drop out? मैं जो हूँ रीड कॉलेज जो था उसमें पहले 6 महीने में ही मैंने उससे ड्रॉप आउट कर लिया था, मतलब मैंने उसको छोड़ दिया था. बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months. पर फिर भी वहां पर आगे वाले जो 18 महीने थे उसमें मैं वहां रहा. एंड सो बिफोर आई रियली क्विट, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया. सो व्हाई डिड आई ड्रॉप आउट? मैंने क्यों उसको छोड़ा? इट स्टार्टेड बिफोर आई वॉज बॉर्न. ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and so she decided to put me for adoption. मेरी जो माँ थी जिन्होंने मुझे पैदा किया वो एक यंग अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो मेरे को किसी को अडॉप्शन के लिए दे देंगी. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. उनका ये मानना था कि वो जो है उन लोगों को मेरे को अडॉप्शन के लिए देंगी जो पढ़े लिखे हैं, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट्स हो, कॉलेज से पढ़े लिखे हुए हों, और सब कुछ सेट हो चुका था कि मेरी बर्थ से पहले मेरे को जो है एक लॉयर और उनकी वाइफ ने अडॉप्शन के लिए तैयार कर लिया था कि हाँ वो लोग मेरे को अडॉप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट दैट when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. जब मेरा जन्म होने वाला था उससे बस कहना चाहिए लास्ट मिनट पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं हमें तो लड़की चाहिए. So my parents who were on the waiting list got a call in the middle of the night asking, we have an unexpected baby boy, do you want him? अब लास्ट मिनट में जब लड़का हो गया उन्होंने कहा नहीं हमें तो लड़की चाहिए. तो जो मेरे पेरेंट्स थे जो जिनका नंबर नेक्स्ट था वेटिंग लिस्ट में, उनको आधी रात को फोन किया गया और पूछा कि भाई हमारे जो है लड़का हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेडली लड़का हो गया है, तो क्या आपको चाहिए? They said of course. उन्होंने कहा हाँ हमें चाहिए. My biological mother later found that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. जो मेरी पैदा करने वाली माँ थी उनको बाद में ये पता चला कि चाहे मेरे फादर हो चाहे मेरी मदर हो, दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे. She refused to sign the final adoption papers. अब उन्होंने जो है adoption के papers को साइन करने से मना कर दिया. She only relented a few months later that when my parents promised that I would someday go to the college. कुछ महीनों के बाद उन्होंने इस बात के लिए एग्री करा जब मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि नहीं मैं जो हूँ जरूर किसी ना किसी दिन कॉलेज जाऊंगा, मतलब हम पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं पर आपको जो बेटा है वो जरूर पढ़ेगा. एंड 17 years later I did go to the college. 17 साल के बाद मैं कॉलेज में गया. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working class parents' savings were being spent in my college tuition. अब मैंने जिस कॉलेज को चुना वो बहुत महंगा था, बिल्कुल स्टैनफोर्ड जैसा, और मेरे जो वर्किंग क्लास के पेरेंट्स थे यानी कि भाई जितना कमाते होंगे वो उस हिसाब से कामकाज वाले जो पेरेंट्स थे उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी किस पे खर्च हो रही थी? मेरे कॉलेज के ट्यूशन पे. आफ्टर 6 months I couldn't see the value in it. 6 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. मेरे को कहीं कोई अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगा. ना कोई इस बात को लेकर विचार था कि कॉलेज जो है मेरी कैसे मदद करेगा इस चीज से मुझे बाहर निकलने में. And here I was spending all of the money of my parents has saved their entire life. और मैंने क्या किया? इतने महंगे कॉलेज में जो एडमिशन लिया उसमें मैंने अपने पेरेंट्स जिन्होंने पूरी जिंदगी में जितना कमाया था उस सब सेविंग्स को मैंने इस कॉलेज पे खर्च कर दिया. सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट ओके. तो मैंने ये सोची कोशिश करी कि भाई ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेरा ये रहेगा कि मैं इस कॉलेज को छोड़ दूँ, और मुझे ये विश्वास था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा. इट वॉज प्रीटी स्कैरी एट दैट टाइम बट लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड. उस समय जब मैं ये कॉलेज छोड़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा मन में डर था, लेकिन आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने उस वक्त लिया. द मिनट आई ड्रॉप्ड आउट I could stop taking the required classes that didn't interest me and began dropping it on the ones that looked interesting. जब मैंने उसको छोड़ा मैंने फिर उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, मतलब मैं उनको अटेंड नहीं करता था जो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगती थी, बल्कि उन क्लासेस को अटेंड करने लगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें मुझे लगता था कि हाँ ये कुछ क्लासेस इंटरेस्टिंग दिख रही हैं, तभी मैं उनको अटेंड करता था. It wasn't all romantic.
कुछ भी रोमांटिक नहीं था, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कहा जाए कि बहुत अच्छा था। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। अब मेरा कोई बहुत बड़ा कमरा तो था नहीं, डॉर्म का मतलब होता है डॉर्मेट्री जैसा बहुत बड़ा सा कमरा। मैं जो हूँ अपने फ्रेंड के कमरे में फ्लोर पे सोता था। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड। जो कोक की बॉटल्स हैं मैं उनको वापस करता था, उससे मुझे 5 cents मिलते थे जिससे मैं खाना खरीदता था। एंड आई वुड वॉक द 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 good meal a week at हरे कृष्ण टेम्पल। इसके अलावा मैं 7 माइल लगभग चल के जाता था संडे नाइट को, ताकि एक मील मुझे वीक में अच्छी मिल सके हरे कृष्ण टेम्पल पे जो मिलती थी। आई लव्ड इट, और मुझे वो खाना बहुत पसंद था। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। लेकिन मैंने अपनी ये जो क्यूरियोसिटी थी, अपने जो इंट्यूशंस थे, इनको जितना मैंने इसके चक्कर में ठोकर खाई है इसको फॉलो करने में, बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. उस समय रीड कॉलेज जो था वो बेस्ट माना जाता था कैलीग्राफी के लिए कंट्री के अंदर। थ्रू आउट द कैंपस एवरी पोस्टर, एवरी लेबल ऑन एवरी ड्रॉर वॉज ब्यूटिफुली हैंड कैलीग्राफ्ड। पूरे कैंपस में चाहे कोई भी पोस्टर हो, कोई भी लेबल हो, हर ड्रॉर पे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से हाथ से उसकी लिखावट करी जाती थी। Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take the calligraphy class to learn how to do this. अब क्योंकि मैं तो छोड़ चुका था और मैं नॉर्मल क्लासेस ले नहीं सकता था, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक कैलीग्राफी क्लास को लर्न करूं कि कैसे करते हैं। I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. फिर मैंने जो अलग अलग फॉन्ट्स हैं, सेरिफ है या सेंस सेरिफ टाइपफेसेस है, इनके बारे में सीखा, कैसे उनके बीच में स्पेस दी जाती है, कैसे अलग अलग लेटर्स की कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कैसे जो है वो लिखावट बहुत ग्रेट बनती है। इट वॉज ब्यूटिफुल, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिकली सब्टल इन अ वे दैट साइंस कैन कैप्चर, एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही कलात्मक थी, और इस तरीके से दी कि आज तक साइंस ने भी ऐसा कुछ नहीं कैप्चर किया होगा जो उस आर्ट में था, और मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या आकर्षक लगी। None of this had even a hope of any practical application in my life. जो भी मैं कर रहा था उसका कहीं कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस तरीके का कोई काम भी ऐसा करूंगा लाइफ में जिसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. लेकिन 10 साल बाद जब मैं पहला मैकिनतोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहा था, तब ये सब एकदम से वापस आया। एंड वी डिजाइंड इट ऑल इनटू द मैक, और हमने पूरा का पूरा मैक में डाला। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विद ब्यूटिफुल टाइपोग्राफी। पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसकी टाइपोग्राफी बहुत खूबसूरत थी। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड in on that single course in my college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. अगर उस समय मैंने उस वाले कोर्स को कॉलेज में नहीं किया होता, तो शायद आज की डेट में जो मैक कंप्यूटर बना है, इसमें इतने सारे जो टाइप फेसेस हैं या प्रॉपर तौर पे जो स्पेस्ड फॉन्ट्स दिए गए हैं, वो नहीं हो पाते। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड द मैक, इट्स लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। और विंडोज ने क्या किया, पूरी तरह से कॉपी कर लिया मैक को। तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा ना कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. अगर मैंने उस वक्त ड्रॉप आउट नहीं किया होता और ये कैलीग्राफी वाली क्लास जो है नहीं करी होती, तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स है उनमें जो इतनी आपको अच्छी टाइपोग्राफी देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। अगर उस टाइम पे विंडोज इस मैक को कॉपी नहीं करता, तो जो पर्सनल कंप्यूटर में आप अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स देखते हो, उनकी प्रॉपर स्पेसिंग देखते हो, ये नहीं हो पाती। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. उस समय कहते हैं ना, बिंदु से बिंदु जोड़ना, कि आगे चल के वो किस चीज के लिए काम आएगा आप नहीं जानते। तो जब ये कॉलेज में थे, उनको कहीं ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कुछ आगे ऐसा होगा। बट इट वॉज वेरी वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years later. पर जब 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखा,
तो समझ में आया कि जो चीज करी थी वो कहां से कहां कड़ी आकर जुड़ी। अगेन यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। आप आगे वाली कड़ी नहीं जोड़ पाओगे, मतलब डॉट्स जो हैं एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाए, आगे नहीं होगा। आप पीछे जब सोचोगे तब आपको नजर आएगा कि हाँ उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो वो आप कड़ियां जोड़ते जाते हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। अब ये आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में जो चीज आप करोगे उसके पीछे से जो कड़ियां जुड़ती आई हैं शायद वही कारण रहा है। यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्म, व्हाटएवर। तुम्हें कहीं ना कहीं किसी चीज पे तो भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, तुम्हारे खुद के गट्स पे कि तुम में इतनी क्वालिटी है, तुम्हें अपनी किस्मत पे, अपनी जिंदगी पे, अपने कर्म पे, किसी ना किसी पे तो विश्वास करना होगा। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज ऑल मेड द डिफरेंस इन माई लाइफ। ये जो एक नजरिया था, ये जो एक अप्रोच थी, इससे मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे निराशा हुई हो, बल्कि इसने मेरी जिंदगी में एक नया ही डिफरेंस लाया। माई सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। अब मेरी जो दूसरी कहानी है वो लव और लॉस से संबंधित। आई वॉज लकी, आई फाउंड वॉट आई लव टू डू इन अर्ली लाइफ। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे वो करने का मौका मिला जो मैं खुद करना चाहता था अपनी जिंदगी में, और शुरुआत में ही ऐसा हुआ। वॉज एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माई पेरेंट्स गैराज व्हेन आई वॉज 20। 20 साल की उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज में मैंने और वोज ने एप्पल की शुरुआत करी। We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. जब हमने शुरुआत करी थी, इतनी हमने कड़ी मेहनत करी कि 10 साल के अंदर एप्पल जो है वो कहाँ 2 लोग थे, गैरेज में बना रहे थे, और वो बढ़कर $2 बिलियन की कंपनी हो गई जिसमें 4,000 लोग काम करते थे। We had just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier. अभी 1 साल पहले ही हमने अपनी जो मैकिनतोश थी वो अपनी उसको क्रिएशन को रिलीज किया था। एंड आई हैड जस्ट टर्न 30, और मेरी उम्र जो है अब 30 साल हो गई थी। एंड देन आई गॉट फायर्ड, और मुझे निकाल दिया गया। हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी यू स्टार्टेड? आपने जिस कंपनी को शुरू किया उसी से आपको कैसे निकाला जा सकता है? वेल, एज एप्पल ग्रू वी हायर्ड समवन whom I thought was very talented to run the company with me. जब एप्पल ग्रो कर रहा था तो मैंने किसी को रख लिया ये सोचकर कि वो काफ़ी टैलेंटेड है और मेरे को कंपनी चलाने में मदद करेगा। एंड फॉर द फर्स्ट ईयर और सो थिंग्स वेंट वेल। शुरू के कुछ सालों में चीज़ें सही से भी हुई, बट देन अवर विजन्स ऑफ द फ्यूचर बिगेन टू डाइवर्ज एंड इवेंचुअली वी हैड अ फॉलिंग आउट। पर होता है ना कि जैसे जैसे आपके जो विचार हैं जब वो भविष्य को लेकर मैच नहीं करते हैं, आप कुछ सोचते हैं, दूसरा कुछ सोचता है, तो फिर चीज़ें जो है बिगड़ने लगती हैं। When we did, our board of directors sided with him. और जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो ऐसे में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने उसकी साइड ले ली। सो एट 30 आई वॉज आउट। 30 साल की उम्र में मैं बाहर था, एंड वेरी पब्लिकली आउट। मतलब एक पैसे कहना चाहिए ना, खुलेआम बाहर हो गया था। What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. जो कुछ भी मैंने सोचा था, जिस चीज को मैंने ध्यान करके इतना सब कुछ बनाया था, वो सब जा चुका था। बहुत ही भयानक था ये सब।